चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 24.3 हिंड्रेंसेस टू गुड गवर्नेंस। अब सुशासन, जहां पर अच्छे से शासन हो पाए, क्या क्या चीजें हैं जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं। Countries at the international and national levels have shown much seriousness about good governance. अब देखिए, देश जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेके सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं कि उनके देश में जो राज्य है, जो सरकार है, वो अच्छे से काम करे। But how is it that they have not been finding it so easy to provide to all their citizens a just, equal and free social order? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं कि अपने देश के हर एक नागरिक को वो एक समान का दर्जा दे पाते हैं, समाज में सबको एक समान आज़ादी दे पाते हैं। वो क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? What are the factors that are blocking the road to a good governance? क्या क्या ऐसे कारक हैं जो कि एक अच्छे सरकार के रास्ते पर रुकावट बनती है? There are a number of factors responsible for the failures to achieve the desired ends, but the following are the major threats to good governance. देखिए, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि आपको जो अंत चाहिए, ठीक है, आप जो परिणाम चाहते हैं उसका फेलियर के लिए, ठीक है। लेकिन जो अब हम लोग 3 के बारे में अब पढ़ेंगे, वो मेजर थ्रेट्स हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है एक अच्छे शासन के लिए। वो क्या है? करप्शन, भ्रष्टाचार, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, कल्चर ऑफ वायलेंस, हिंसा का जो लोगों का आदत है वो। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। 24.3.1 करप्शन, 24.3.1 भ्रष्टाचार। करप्शन इज एन इलीगल यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स। भ्रष्टाचार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। Corruption is a universal disease causing harm to the people and government almost everywhere in the world. भ्रष्टाचार यह पूरे विश्व में है, ठीक है, यह पूरे विश्व की बीमारी है, जिसके वजह से उस देश में जहां करप्शन है, वहां की जनता, वहां का जो सरकार है, ये सब को नुकसान होता है। However, in the countries like India, it has assumed the shape of cancer. हालांकि भारत जैसे देश में यह एक बहुत ही बड़े रोग, कैंसर की तरह हो गई है। सिंस द डेज ऑफ कौटिल्य, द इशू ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इन गवर्नमेंट हैज बीन अ मेजर कंसर्न। कौटिल्य के दिनों से देश में सरकार का जो तरीका है काम करने का, जो एकता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात थी। At times, the political leaders have expressed their helplessness to contain corruption by arguing that corruption is a worldwide phenomenon. ऐसा भी वक्त आया है कि जो राजनीतिक नेता हैं वो बोलते हैं कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है ये पूरे विश्व में है। But the question of probity and corruption is getting a little more attention than earlier. लेकिन यह जो भ्रष्टाचार पे जो अब सवाल उठता है, जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार पे जो सवाल है, ये पहले से ज़्यादा अब लोग इस पे ध्यान देते हैं। The exposure of these scams and the demand for action against the corruption is now increasing. अब देखिए, जो स्कैम करते थे लोग, ठीक है, धोखा देते थे, ठीक है, जो घोटाला करते थे, अब ये सामने ला दिया जाता है और लोग यह मांग करते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप उनको दंड दीजिए। बट नो स्टेप टू फाइट करप्शन विल बी इफेक्टिव अनलेस ऑल फॉर्म ऑफ करप्शन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मोरल
and administrative are fought with a sense of commitment and will. लेकिन तब तक कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जब तक हर एक प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो राजनीति में हो, आर्थिक में भ्रष्टाचार हो, आपका मोरल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भ्रष्टाचार है, ये जब तक आप इसको कमिटमेंट के साथ, आप अपनी स्व इच्छा के साथ नहीं करेंगे कि हाँ मुझे भ्रष्टाचार हटाना है हर एक क्षेत्र में, तब तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार नहीं हट सकता. In order to meet the threat of corruption to good governance, the following steps are necessary. अब देखिए, अच्छा सरकार अगर आपको चाहिए, ठीक है, अच्छा शासन चाहिए, और आप अगर लड़ना चाहते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार के डर से, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? ब्रेकिंग द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स. अब देखिए, जो राजनेता है, ठीक है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और जो अपराधी हैं, इनके बीच की जो कड़ी है, जो मेल जोल है, इसको तोड़ना पड़ेगा. Ensuring a cost effective administration of justice. इस बात का ध्यान देना होगा कि जो न्याय प्रणाली है हमारी, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब जो आम जनता है वो भी जाके न्याय के लिए लड़ सके, क्योंकि न्याय पाने में भी बहुत खर्च होता है. तो बहुत लोग इसलिए भी नहीं लड़ते हैं क्योंकि उनके पास उतना आर्थिक, उनकी जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं होती है. सेटिंग अप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट्स एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, PIL, जिसके बारे में हम आपको आगे बताए थे कि एक आम आदमी अपने समस्याओं को, अगर वो कोई किसी के खिलाफ केस करना चाहता है तो वो PIL दाखिल कर सकता है. इसके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोस में पढ़ाए थे. तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इसके लिए PIL कोर्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट्स लगाए जाए. मेकिंग राइट टू इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिव. अब देखिए, सूचना का जो अधिकार है, आपको जो सूचनाएं चाहिए, उनके जो अधिकार है वो और ज़्यादा प्रभावशाली होने चाहिए. स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, स्किल्स, एटीट्यूडनल चेंजेस एंड अवेयरनेस ऑफ द सोशल प्रॉब्लम. अब देखिए, जो सामाजिक समस्याएं हैं, इसको लेके जागरूकता फैले. जो लोग कानून बनाते हैं, एजेंसीज है, वो और ज़्यादा मजबूत हों, वो ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. उनकी योग्यताओं को बढ़ाया जाए, उनका जो व्यवहार है, ठीक है, वो ठीक हो लोगों के प्रति, जो समाज में समस्याएं हैं उसके प्रति. Forfeit of the properties of the corrupt immediately after the charges is framed. Such a property can be released only after the person is proved innocent. अब जब कोई व्यक्ति के खिलाफ यह मुकदमा होता है कि वह करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, तो उसका जितना भी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाए, और वो संपत्ति तभी छोड़ा जाए जब वो व्यक्ति खुद को ईमानदार, खुद को निर्दोष साबित कर पाए. अगर वो खुद को निर्दोष साबित ना कर पाए, वो भ्रष्टाचारी रहे, तो उसका जितना भी संपत्ति है वो सरकार जब्त कर ले. इम्प्रूविंग ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग बाय वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ वर्क. अब देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, ठीक है, ये जो काम करते हैं, ठीक है, इनका जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो काम करने का तरीका है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इजी बना दिया जाए. मोबिलाइजिंग द सोसाइटी टू सपोर्ट द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ. समाज को इस तरह से बना दिया जाए कि जो हमारे कानून का जो तरीका है, ठीक है, लोग उसका सहारा ले सकें. पुटिंग एन एंड टू द सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज एंड नेपोटिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए, हमारे जो सरकार है, भारत की सरकार को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई भतीजावाद बहुत चलता है, ठीक है, तो इस चीज को हटाया जाए. ऐसा ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में कोई नेता है तो उसका बच्चा ही नेता बनेगा, ठीक है, लेकिन भारत में यह चीज होता है बहुत. तो इस चीज को हटाया जाए, फिर तब जाके बहुत अच्छी सरकार बन सकेगी, अच्छा शासन हो सकेगा. फिर आता है 24.3.2 पॉपुलेशन ग्रोथ. जो
जनसंख्या का जो विकास हो रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, गुड गवर्नेंस इज कंसर्न नॉट मेयरली विथ इफेक्टिव लॉज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, was also concerned with mobilization and utilization of country's social and economic resources in a manner that benefits all the members of the society. अब देखिए, सुशासन, अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, यह सिर्फ इस बात से सीमित नहीं होती है कि कानून अच्छा बने, तरीका अच्छा हो, जो भी निर्णय हो, जो भी काम हो रहा है वो सही तरीका से हो। वो इस बात को लेके भी चिंतित रहते हैं, इस बात को भी लेके चलते हैं कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब का सामाजिक और आर्थिक फायदा हो। ठीक है। However, one finds that development efforts have failed to eliminate poverty, unemployment and illiteracy and to secure all citizens equitable access to even primary education and health, food, water and a house. हालांकि हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो हम लोग विकास के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं, उसमें हम लोग हार गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीबी को नहीं हटा पा रहे हैं, हम लोग बेरोजगारी को नहीं हटा पा रहे हैं, हम लोग समाज से में इलिटरेसी, मतलब बहुत लोग अभी भी अनपढ़ हैं, ठीक है, ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ में जितने हमारे नागरिक हैं सबको एक समान हम लोग प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं दे पा रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य, खाना, पानी और घर, ये भी लोगों के पास नहीं दे पा रहे हैं। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 35 करोड़ एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टू मोर देन 100 करोड़ नाउ कॉजेस अ कंसर्न। अब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो हम लोग 130 करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं। आज़ादी के समय हम लोग 35 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, ये बढ़कर अब 130 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। दो सम स्टेट्स इन इंडिया सच एज केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड मणिपुर हैव ऑलरेडी अचीव्ड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, there are still some states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar which will take a long time to stabilize their population. हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं भारत में जैसे केरला, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर, वो लोग अपने जनसंख्या को स्टेबल बना लिए हैं, स्थिर बना लिए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी इनको बहुत समय लगेगा अपने जनसंख्या को स्टेबल करने में, अपने जनसंख्या को स्थिर करने में। द फेनोमेनल ग्रोथ इन नंबर्स रिक्वायर्स रिसोर्सेज टू सस्टेन देम। अब देखें, जनसंख्या बढ़ रही है तो अब आपको सारी सुविधाएं अगर देनी है तो सुविधाओं को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। There is an increasing demand on land, air and water resources. अब देखिए, बहुत मांग बढ़ रहा है ज़मीन का, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग पहले जो एक रूम में रहते थे अब उनको 2 रूम चाहिए, जो 2 रूम में रहते थे उनको 4 रूम चाहिए। तो जगह चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो ये जो संसाधन है इसकी मांग बहुत बढ़ती जा रही है। Providing adequate educational and health facilities, food, shelter and employment to the growing numbers is a difficult task before any government in India. अब देखिए, लोगों को सही तरह से जितना ज़रूरत है उस हिसाब से शिक्षा देना, स्वास्थ्य का उनका ख्याल रखना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, खाना देना, रहने के लिए घर देना, सबको नौकरी देना। जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, ये किसी भी सरकार के लिए, भारत में चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये बहुत ही मुश्किल होगा कि सबको वो सब चीज़ दे पाए। लुक एट आवर लार्ज सिटीज़ वेयर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन पोजेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बड़े बड़े शहरों की तरफ देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, सैनिटेशन जो गंदगी है उससे संबंधित परेशानियां होती हैं, वाटर सप्लाई, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रॉब्लम वो लोग को होता है। इनफैक्ट इन मैनी रिस्पेक्ट सिटीज लाइक मुंबई, कैलकाटा एंड दिल्ली आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अनगवर्नेबल।
वास्तव में बहुत सारे ऐसे भी शहर हैं, जैसे मुंबई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यहाँ पर अब सरकार चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, इनके ऊपर शासन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है. द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इन फैक्ट अ मीन्स टू ब्रेक डाउन ऑफ गुड गवर्नेंस. अब जो इतनी तीव्र गति से, इतनी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसके वजह से एक सुशासन करना, अच्छे से शासन करना ये नहीं हो पा रहा है. पॉपुलेशन कैन बी स्टेबलाइज्ड थ्रू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. अब पॉपुलेशन को कैसे, जनसंख्या को कैसे आप स्थिर रख सकते हैं? जब लोग पढ़े लिखे बने, लोग जागरूक बने, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो, लोग देश के विकास में सहयोग दें. 24.3.3 कल्चर ऑफ वायलेंस. अब देखिए, भारत में हिंसा बहुत होती है, ठीक है. Resort to illegal forces is considered to be a law and order problem. अब देखिए, जो गैर कानूनी ताकतें हैं, ठीक है, वो जो है वो एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश का कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का. But when one looks at it from the point of view of the principles of good governance, it becomes clear that peace and order is the first step to development. लेकिन जब कोई व्यक्ति इसको इस नज़रिए से देखता है कि अच्छे से शासन हो पाए, इस एक सुशासन के सिद्धांत से देखता है, तो ये बहुत साफ हो जाता है, ये बहुत क्लियर है कि जब अगर आपको शांति चाहिए, ठीक है, शांति और निर्देश, पीस एंड ऑर्डर, ये पहला कदम है विकास के लिए. जहां शांति नहीं होगी वहां पे विकास कभी नहीं हो सकता. स्ट्राइक्स, राइट्स, टेरर अटैक्स ऑनरेंट ऑफ दिस हार्मफुल कल्चर ऑफ वायलेंस. अब जो ये हिंसा की जो आदत है, लोग स्ट्राइक करते हैं, दंगे करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, ये बहुत ही हानिकारक है. The government can focus on economic, social and political development if it is free from the concerns of threat of public safety and security in terms of life and property. अब जो सरकार है वह आर्थिक विकास के मामलों में, सामाजिक विकास के मामलों में, राजनीतिक विकास के मामलों में ध्यान तब दे पाएगी जब वह इस बात से चिंता मुक्त रहेगी कि लोग सुरक्षित हैं और उनको उनके जीवन और उनकी जो संपत्ति है वह सुरक्षित है. मोरोवर, टेररिज्म इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द रूल ऑफ लॉ बिकॉज टेरर रिप्लेसेस द लॉ और सीक्स टू सबवर्ट द लॉ. अब देखिए, जो आतंकवादी है, ठीक है, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत ही बड़ा डर है हमारे देश के लिए, हमारे देश के कानून के लिए. क्योंकि या तो वो जो आतंकवादी हैं वो हमारे कानून को ही बदल देते हैं या तो उसको पलटने की कोशिश करते हैं. टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस. जहां भी आतंकवाद है वहां पर विकास में ये बहुत बड़ी बाधा है, रुकावट है. नो इंडस्ट्रियलिस्ट वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन एन एरिया which is affected by violence and terrorist activities. अब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, वहां पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, उस क्षेत्र में निवेश करना नहीं चाहेगा जहां पर हिंसा होती हो या जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं. This produces an adverse impact on employment, health, education and the provision of other services to the people in the long run. अब इससे क्या होता है, यहाँ पर लोगों जो रहते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर हिंसा होती है या जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहाँ पर एक विपरीत चीज़ें होती हैं. वहाँ पे लोगों को नौकरी मिलने में तकलीफ होती है, वहाँ का स्वास्थ्य प्रणाली, वहाँ पे शिक्षा और भी जो अलग अलग सेवाएं हैं वो लोगों को सही से नहीं मिल पाती हैं. द सोशल लाइफ ऑल्सो कम्स टू अ हॉल्ट and people become almost in house prisoners or suffer from mental agonies of different types if they live under the shadow of violence and terrorism. अब जो सामाजिक जीवन होता है लोगों का वो रुक सा जाता है. लोग अपने घर में ही कैदी की तरह पड़े रहते हैं. वो मानसिक रूप से
बहुत परेशान रहते हैं और अलग अलग तरह के वो चीज़ों से गुजरते हैं जब वह हिंसा में या आतंकवादी जगह पर रहते हैं। द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो कम्स टू फोर। अब देखिए, जो ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात करते हैं, जो मानवाधिकार है, ठीक है, आपका जो अधिकार है, यह मुद्दा भी यहाँ पर सामने आ जाता है। टेररिस्ट सेल्डम रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कॉमन मैन। अब जो आतंकवादी होते हैं वो इंसान के अधिकार के बारे में, एक आम इंसान के अधिकार के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, उसका कोई सम्मान ही नहीं करते हैं। बट व्हेन द गवर्नमेंट यूजेस ब्रूटल फोर्स टू contain terrorism, at time human rights of common citizens are violated by the state police। लेकिन जब कभी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट कठोर कदम उठाती है तो जितने ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, जो आम जनता है, वह सरकार के ही खिलाफ बोलने लगती है कि जो पुलिस है, जो राज्य की पुलिस है, वह अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल की है। It requires a clear vision, courage and understanding to deal with the menace through dialogue with the violators of law, redressal of their genuine grievances, involvement of the neighbors and wider international governments in the fight against terrorism। अब हम लोग को खुले नज़र से देखना होगा, हम लोग को हिम्मत करना होगा, ये समझना होगा कि क्या ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग कानून को तोड़ते हैं, ठीक है, वो कौन है, किनकी समस्याएं असली में समस्याएं हैं। फिर जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सरकार है, उसको सबको मिल के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा ताकि एक अच्छा दुनिया बन सके रहने के लिए। जब तक आतंकवाद रहेगा देश में, इस धरती पे, तब तक लोगों की समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी, कम कभी नहीं होंगी।